So, good morning and Jai Hind student. Today I am going to explain you the next part of this chapter, that is on page number 57, the 19th century, that is 1815 to 1914. कहने का मतलब ये है बच्चों, हम लोग 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 के बीच में पढ़ेंगे। तो देखिए लिखा है द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में जो संसार था बहुत तेज़ी से, प्रोफाउंडली मतलब बहुत तेज़ी से बदलना शुरू किया। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन complex ways to transform societies and reshape external relations। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस तरीके से चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी फैक्टर्स ने पूरे सोसाइटी की काया पलट कर दी, मतलब पूरी तरीके से चेंज कर दी। और रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस, और विदेश, एक्सटर्नल रिलेशंस मतलब विदेश संबंध, विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में डाल दिया। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस। तो जो इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्रियों ने इस तरीके से पाया बच्चों कि ये जो फ्लो थी, ये संसार को बदलने की फ्लो बेसिकली थ्री तरीके के मूवमेंट्स में थी, तीन फ्लोज थी जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में बहुत बड़ा योगदान दिया। द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड विच इज़ 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, क्लॉथ्स और व्हीट। तो जो पहला फ्लोज था बच्चों, वो था कि 19th सेंचुरी के दौरान जो पहला फ्लोज माना जाता था, वो माना जाता था ट्रेड का। ट्रेड में बच्चों क्या होता था, ट्रेड बेसिकली व्हीट और क्लॉथ का होता था, माने गेहूं का और कपड़ों का होता था। द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरा फ्लो माना जाता था 19th सेंचुरी में, जो इकोनॉमिक्स बदलने के फॉर्मेट में, वो क्या था, वो था लेबर्स का फ्लो। लेबर्स का फ्लो मतलब वे लोग जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक माइग्रेट करते थे। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो तीसरे तरीके का फ्लो माना जाता है, जो तीसरे तरीके का प्रवाह माना जाता था, वो होता था बच्चों पूंजी, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो चाहे बड़े समय के लिए हो, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, एक जगह से दूसरे जगह, दूर दराज जगहों पर क्या है, मनी का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ऑल थ्री फ्लोज वेयर क्लोजली इंटरवुवेन, इंटरवुवेन मतलब एक दूसरे से संबंधित, फंसा हुआ, एंड अफेक्टेड पीपल्स लाइफ मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। तो और ये तीनों जो फ्लोज थे, ये वास्तव में एक दूसरे से पूरी तरीके से गुथे हुए थे, मतलब एक दूसरे से, चाहे तब हो चाहे अब हो, पूरी थे एक दूसरे से, सच कहे तो एकदम रिलेटेड थे, बंधे हुए थे, गुथे हुए थे। द इंटर कनेक्शन कुड समटाइम्स बी ब्रोकन, कई बार इनके बीच का जो संबंध था ये टूट जाता था। टूट जाता था तो क्या होता था, तो होता क्या था, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल। कई बार जो लेबर्स का माइग्रेशन था वो बहुत कठिन होता था। ये कठिन इसलिए होता था, उससे आसान पूंजी का फ्लो और गुड्स का फ्लो आसान होता था, लेकिन लेबर्स का फ्लो बहुत कठिन था। येट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ वी लुक एट द थ्री फ्लोज टुगेदर। हालांकि अगर हमें पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को समझना है तो हमें तीनों को एक साथ मिलाकर समझना पड़ेगा, तब तो जाके हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले उसमें 2.1 ऑन पेज नंबर 57, डेट इज वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। तो विश्व की अर्थव्यवस्था का उदय, कैसे विश्व का अर्थव्यवस्था जो आज के रूप में देखने को मिलता है वो कैसे शेप लिया, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लिखा है अ गुड प्लेस टू स्टार्ट द चेंजिंग पैटर्न ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। तो औद्योगिक यूरोप में इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खाद्य उत्पादन, जो फूड प्रोडक्शंस और उसके कंजम्पशंस के पैटर्न को समझना पड़ेगा, तब तो जाके हम क्या है, वर्ल्ड इसके इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो यूरोप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो फूड प्रोडक्शंस और फूड कंजम्पशंस का जो पैटर्न था, अगर उसको हम समझ पाएंगे तो तब हम समझ पाएंगे यूरोप के
जो है इकोनॉमी के बारे में। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। हालांकि आमतौर पे जो देश थे वो सारे देश अपने आप को क्या है फूड आइटम्स में, फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शंस में सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते थे, बट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड मींट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। लेकिन वही ब्रिटेन के लिए ऐसा मानना बिल्कुल नहीं था। ब्रिटेन वाले सोचते थे कि अगर हम केवल खाने के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होंगे तो इससे हमारे यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। वाई वाज दिस सो? ऐसा ब्रिटेन वाले क्यों सोचते थे? इसके पीछे क्या कारण थे कि वो सोचते थे कि अगर उस समय ब्रिटेन ने जो फूड ग्रेन्स के आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता, सोशल कॉन्फ्लिक्ट फैलता। ऐसा ये लोग क्यों सोचते थे ब्रिटेन वाले, इनके पीछे क्या रीज़न थे, वो अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए population growth from the late 18th century had increased the demand for food grains in Britain। जब 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन खूब बढ़ना शुरू हुआ तो ब्रिटेन में भी क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रीव द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप पुशिंग अप फूड ग्रेन्स प्राइसेस। हालांकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ा, अर्बनाइजेशन से बढ़ा, तो जो शहर के एक्सपेंशन की वजह से जो खेती लायक ज़मीन थी वो भी क्या थी, अब धीरे धीरे घटने लगी। लेकिन जो फूड ग्रेन्स का डिमांड था वो बढ़ा और प्राइसेस अपने आप पुशअप होने लगी। जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे वो बढ़ गए, गेहूं वगैरह के दाम बहुत अपने आप बढ़ने लगी। अंडर द प्रेशर ऑफ द लैंडेड ग्रुप्स ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ द कॉर्न। लेकिन अब क्या है कि जो लैंडेड का मतलब ये था, जो लोग वहाँ बड़े तौर पे खेती करते थे उनके दबाव की वजह से बाहर से जो कॉर्न इंपोर्ट होता था उस पर भी उन्होंने रोक लगा दिया। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वेर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ। और वो बाहर से कॉर्न के इंपोर्ट पर रोक इसलिए लगा ले, कॉर्न ला के बदौलत। कॉर्न लॉ ये ऐसा होता था बच्चों कि ये एक लॉ होता था, अगर ये लग जाता था तो किसी भी ब्रिटेन के बाहर से कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन में कॉर्न को नहीं बेच सकता था। तो लेकिन unhappy with the high food prices, industries and the urban developers forced to abolition of the corn। लेकिन चूंकि प्राइस इतना ज़्यादा फूड्स के बढ़ गए थे और इंडस्ट्रियलिस्ट और अर्बन जो जो शहरी नागरिक थे उन्होंने इतना दबाव बनाया कि हे सरकार से कि तुम पहले अपना कॉर्न लॉ वापस लो, और कॉर्न लॉ वापस हो गया है। तो देखिए जब कॉर्न लॉ वापस होता है, after the corn law were scrapped, food could be imported into the Britain more cheaply than it could be produced within the country। जब कॉर्न लॉ समाप्त हो गया तो ब्रिटेन में जो फूड्स थे वो इतना सस्ता आ पाते थे, इंपोर्ट हो पाते थे कि उतना सस्ता ब्रिटेन में खुद प्रोडक्शंस नहीं होता था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट्स। और जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर थी, जो ब्रितानी खेती थी, वो इम्पोर्ट्स जो होते थे उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाती थी। वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड वेयर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वेयर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। और इस तरीके से ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा एरिया क्या है, ऐसे ही अछूता रह गया जिस पर कि खेती करने लायक नहीं। लोग खेती करना बंद कर दिए, आदमी और औरत काम इन सब सारे काम को छोड़ छाड़ दिए। दे फ्लॉक्ड इन द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवर सीरीज। और ये लोग क्या है, शहरों की तरफ भागे या फिर दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिए। स्थितियाँ बहुत कठिन थी बच्चों। आगे देखते हैं। देखिए एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशंस इन ब्रिटेन रोज। जब फूड प्राइसेस क्या हो गया तक उसमें गिरावट हो गई, गिर गई, तो ब्रिटेन में उपभोग का जो कंजम्पशंस का जो लेवल था, स्तर है, वो अपने आप बढ़ गया। From the mid 19th century, faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports। और मिड 19th सेंचुरी का मतलब 1850 या उसके आसपास या उसके बाद में जो है
चूँकि फूड प्राइसेस गिर गई थी, लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशंस की वजह से लोगों के पास पैसा अच्छा आना शुरू कर दिए, तो उन्होंने फूड का जो फूड आइटम्स थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिए अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार से। इन द ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वेयर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। चूँकि ब्रिटिश डिमांड इतना बढ़ गई थी कि यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के जंगलों को साफ सुथरा करके खेती लायक ज़मीन बना दिया गया। इट वॉज नॉट इनफ मेयरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। खाली जो है कि ज़मीन को साफ सुथरा करा के एग्रीकल्चर लायक लैंड ही नहीं बनाए, रेलवेज वे आर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट्स। और क्या है, इन रीजन्स को रेलवे से और क्या है शी पोर्ट से कनेक्ट किया गया। न्यू हार्बर्स had to be built and old one expanded to ship in the new cargoes। और क्या है, जो नए नए हार्बर्स बनाए गए जल, और पुराने जो पोर्ट्स थे उसको मेंटेन कराया गया कि कार्गोस, बड़े बड़े जो सामान वाले डब्बे हैं वो एक दूसरे से का ढुलाई अच्छे से हो पाए। तो पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशंस। तो दूसरे वहाँ आकर लोग नए नए बस्तियाँ बसाना शुरू कर दिए। कहाँ पे? जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड डेवलप होना शुरू, वहाँ पे अब लोग आके परमानेंट बसना शुरू कर दिए। दिस मीन्ट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। इसका मतलब ये है कि लोग वहाँ पे बिल्डिंग से बनना शुरू हो गया, परमानेंट सेटलमेंट्स। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। और इन सब के बदले क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी भाई? इन एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल्स और लेबर का ज़रूरत पड़ा। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम द सेंटर्स सच एस लंदन। कैपिटल कहाँ से आया ऐसे जगहों पर? लंदन से आया। डिमांड ऑफ द लेबर इन प्लेस वेयर लेबर वाज शॉर्ट सप्लाई। और लेबर का जो सप्लाई कहाँ से हुआ भाई? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा माइग्रेशन होना शुरू हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब चूँकि जब खेत वगैरह बनना शुरू हुए तो भाई पैसे और लेबर का ज़रूरत पड़ना शुरू हुआ। तो पैसे के लिए लंदन जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे वहाँ से पूंजी आने लगी, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों से पे मजदूरों की कमी, तो वहाँ से लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा। माने श्रम और माने लेबर और जो है कैपिटल का फ्लो आसानी से होना शुरू किया। तो लिखा है देखिए, नियरली 15 मिलियन पीपल्स एमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी। अब देख लीजिए कि 19th सेंचुरी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए। यूरोप से लोग 5 करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाके बस गए, वहाँ खेती वगैरह। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 millions are estimated to left their homes, crossed oceans and vast distances over land in search of the better future। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, लगभग दुनिया में लगभग 15 करोड़ 150 मिलियंस पीपल जो थे वे क्या है, बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार को छोड़ करके, बेहतर जीवन के इच्छा में अपने घर द्वार को छोड़ करके दूर देशों में जाकर काम करने लगे थे। देखिए ये तस्वीर जो है बच्चों, इरीस एमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप बाई माइकल फिट्जराल्ड। तो देख 1874 इसमें इस जहाज़ पर चढ़ने के लिए क्या है, ये जिस चित्र है इसमें दिखाया गया है कि जहाज़ पर चढ़ने के लिए जो आयरिश अप्रवासियों का चित्र है, जो आयरिश मतलब आयरलैंड के लोगों का चित्र है। और इसके ऊपर वाला एक चित्र उसके बारे में देख लीजिए, लिखा है एमिग्रेंट शिप लिविंग फॉर यूएस बाई M.W. रिडले। तो अमेरिका में को रवाना होते हुए ये जो एमिग्रेंट्स का मतलब होता है अप्रवासी से लदे हुए जहाज का चित्र कैसे ठूस ठूस के जहाज़ों में लोगों को भरा गया है। M.W. रिडले ने 1869 में इसको दिखाया है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे देखिए, लिखा है Thus by the 1890s a global agriculture economy had taken shape, accompanied by the complex changes in labor movement pattern, capital flows, ecology and the technology। तो कहने का मतलब ये है कि 1890 तक एक जो है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सामने आ चुकी थी। ठीक है, आ चुकी थी, जिसने क्या किया कि
economy had take shape accompanied by the complex changes in labor movement pattern capital। तो कहने का मतलब इस घटना के साथ ही पूरे जो सिस्टम थे, जो तरीका थे उसमें जो है कि कैपिटल का फ्लोस, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के गहरे बदलाव आ चुके थे, बहुत भयंकर बदलाव आ चुके थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ चुके थे इन सब में। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि 1890 तक जो ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक आ चुकी थी, इस दौरान क्या हुआ कि इस घटना के साथ ही जो बाकी चीज़ें थी, चाहे वो कैपिटल का फ्लो हो, चाहे इकोलॉजिकल फ्लो हो, चाहे ग्लोबल फ्लो हो, इन सब में बहुत बदलाव आ चुके थे। ठीक है, फूड नो लॉन्गर कैम फ्रॉम नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। अब जो खाने की आइटम्स थी, ऐसा नहीं कि आस पड़ोस के गाँवों से आते थे, अब ये हज़ारों मील दूर से आते थे। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई द पीजेंट स्टीलिंग हिज ओन लैंड। ऐसा नहीं कि अब ये अपने खेतों में खुद काम करने वाले किसान इस तरीके का फूड्स पैदा नहीं करते थे, बट बाय द एग्रीकल्चर वर्कर्स परहैप्स but by the agriculture workers perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been the forest। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग खुद ज़मीन के मालिक होते थे, टीलिंग वगैरह करते थे, खेती करते थे, हम उनकी चीज़ों को, लेकिन अब ऐसे खेतों में काम कर रहे थे महज जहाँ एक पीढ़ी पहले वहाँ जंगल हुआ करती थी, जंगल काट करके खेत बनाए थे, अब वहाँ मुश्किल से लोग खेती करना शुरू कर दिए थे। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे built for the very purpose and by the sheep which were increasingly manned in these decades by low paid workers from the southern Europe, Asia, Africa and Caribbean। तो कहने का मतलब यहाँ से चीज़ें प्रोड्यूस करके दूर दराज भेजा जाता था। इसके लिए जहाज़ों पर, जो जहाज़ पर जो वर्कर्स थे बहुत सस्ते दाम पर होते थे। वो कहाँ के होते थे? वो साउथ यूरोप के होते थे, एशिया के होते थे, अफ्रीका के होते थे और कैरेबियाई आइलैंड्स के होते थे, जो बहुत ही कम पैसे में यहाँ पर शिप्स पर काम करते थे और ढोने होने में सुविधाएं होती थी। सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंजेस थ्रो ऑन अ स्मॉलर स्केल ऑकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पाकिस्तान। बहुत छोटे अगर स्केल पर देखा जाए तो इस तरीके का जो ड्रामेटिक चेंज हमें हमें यहाँ पंजाब में भी देखने को मिल सकते हैं। हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ट नेटवर्क ऑफ इरिगेशन कैनाल्स टू ट्रांसफॉर्म सेमी डेजर्ट्स बेस्ड इनटू द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड दैट कुड ग्रो व्हीट एंड कॉटन फॉर एक्सपर्ट। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो वेस्टर्न पंजाब है, वहाँ पर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कि कैनाल का पूरा जाल बिछा दिया, ताकि यहाँ पे जो है कि जो खेती सेमी खेती करने लायक से आधा जो डेजर्ट है, इसका वेस्ट लैंड पर क्या है एग्रीकल्चर हो सके। एग्रीकल्चर बेसिकली वीट और कॉटन का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए हो पाए। द कैनाल कॉलोनीज एस एरियाज इरीगेटेड बाय द कैनाल्स वेयर कॉल्ड। वे जगह जहाँ पे कैनाल से इरीगेशन होता था, वहाँ पे जो कॉलोनीज़ होती थी उसको क्या है कैनाल कॉलोनीज़ के नाम से जाना शुरू हो गया। वे आर सेटल्ड बाय द पीजेंट्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द पंजाब। और पंजाब के अलग अलग जगहों से ला के वहाँ पे लोग बस गए। ठीक है, और कैनाल कॉलोनीज़ के नाम से जानना शुरू किया। ऑफ कोर्स फूड इज़ मेयरली एन एग्जाम्पल। भोजन तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मात्र था, एक उदाहरण था। A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills। तो कुछ इसी की जैसी कहानी थी कॉटन की, जो कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर खेती की जाने लगी थी, पूरे वर्ल्ड में खेती करने की, ताकि जो ब्रिटेन में टेक्सटाइल मिल्स थे वहाँ पे जो है कि कॉटन रॉ मटेरियल कॉटन की कमी नहीं। और रबड़ के लिए भी यही कहानी थी। इन डीड सो रैपिडली did regional specializations in the productions of the commodities develop that between the 1820s and 1914 world trade is estimated to have multiplied 25 to 40 times। तो आप सोच ही सकते हैं कि रबड़ की कहानी भी यही थी, इससे अलग नहीं थी। तो डिफरेंट चीज़ों के प्रोडक्शंस में इन इलाकों ने इतनी महारत हासिल कर ली थी, मतलब इतना डेवलप हो चुके थे कि 1820 से लेके 1914 के बीच में जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड था, पूरा विश्व व्यापार था, वो 25 गुना से बढ़ के 40 गुना तक वृद्धि हो गई थी। एंड
nearly 60% of this trade comprises primary products, that is agricultural products such as wheat and cotton, and minerals such as coal. अब सोचिए कि इन जो 25 गुना से बढ़ के 40 गुना था, इसमें 60% जो योगदान था वो था प्राइमरी सेक्टर्स का, प्राथमिक उत्पादों का, चाहे वो गेहूं का प्रोडक्शन हो या फिर कपास का या फिर कॉटन का, और इसके साथ साथ कुछ माइनिंग्स की चीज़ें होती थी, मिनरल्स होती थी सच एज कोल के प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान था बच्चों। तो इस तरीके से ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगली बारी हम बताएंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का। ये इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा, ये भी बड़ा है, तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिए। थैंक यू।